देखो, टेस्ट केस जब लिखते हैं हम, जब भी आप टेस्ट केस लिखते हो, सो टेस्ट केस इज बेसिकली व्हाट? टेस्ट केस टेस्ट केस बेसिकली क्या होता है? अच्छा, ये मैंने बग बताया था एंड बग लाइफ साइकिल। चलो मैं इसको फिर से एक बार रिवीजन आपसे करवाता हूँ। दिस इज, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू टेस्ट केस क्या होता है। जस्ट लेट मी रिवाइज यू अगेन वंस अगेन। ठीक है। सो टेस्ट केस क्या होता है? दैट इज जस्ट अ चेकलिस्ट। और ये चेकलिस्ट मुझे बताता है ना कि मुझे मेरे एप्लीकेशन में क्या-क्या चीज़ें चेक करना है, और ये टेस्टर प्रिपेयर करता है इन एवरी मेथोडोलॉजी, ईदर यू आर वर्किंग इन अ कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी और अजाइल मेथोडोलॉजी। इस चेकलिस्ट को प्रिपेयर करता है। अब यहाँ पे 2 चीज़ होता है। जब ये चेकलिस्ट प्रिपेयर करता है तो ये आप देखोगे ना, स्टेप बाय स्टेप होता है। इस चेकलिस्ट को स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करता है। इसके अंदर क्या होता है? एक होता है ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव बताता है कि मैं क्या टेस्ट करने जा रहा हूँ, किस फीचर को मैं टेस्ट कर रहा हूँ। और इस फीचर को टेस्ट करने के लिए कुछ मेरे स्टेप 1 होगा, कुछ स्टेप 2 होगा। मतलब स्टेप 1, स्टेप 2 का मतलब है कि हम 1 बाय 1 कैसे नेविगेट करके उस स्टेप तक पहुँचते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को टेस्ट करते हैं। जैसे एक सिंपल सा अगर एग्ज़ाम्पल हम लें, अज़्यूमिंग दैट कि एक डेस्कटॉप पे ना मेरे एक फ़ोल्डर है, लेट्स से राहुल। ये है मेरे डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर। और इस फ़ोल्डर को मुझे मूव करना है अपने लेट्स से कि डी ड्राइव में। सो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि टू मूविंग वेरीफाई दैट यूज़र शुड एबल टू मूव न्यू राहुल, फ़ोल्डर का नाम राहुल है, टू डी ड्राइव। ये सिंपल ऑब्जेक्टिव होगा, मुझे यही चीज़ अचीव करना है। क्लियर? नाउ अब इसको करने के लिए ठीक है, बीच में टेस्ट केस में आप कुछ कॉलम्स आप देखते हो, फॉर लीव इट, वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं। एक प्री कंडीशन कॉलम है। सो दिस इज माय टेस्ट ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्शन, टेस्ट डिस्क्रिप्शन। देन प्री कंडीशन क्या होगा? इसको अचीव करने के लिए मेरे को कि ये न्यू फोल्डर अवेलेबल होना चाहिए ना, दिस न्यू फोल्डर शुड बी प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप। सो प्री कंडीशन, न्यू फोल्डर, सॉरी, राहुल फोल्डर शुड अवेलेबल ऑन डेस्कटॉप। ये होना चाहिए वहां पे। तो दिस इज माय प्री कंडीशन। अब प्री कंडीशन एक ही होगा। जैसे मान लो कि आप इसको आप ऐसे समझो कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो। तो सर, ये ऑनलाइन क्लास करने का प्री कंडीशन क्या होगा? आपके पास लैपटॉप या मोबाइल होना चाहिए जिस पे आप, कोई भी डिवाइस ऐसा हो जिस पे आप इस क्लास को अटेंड कर सको। यही होगा ना प्री कंडीशन। अब आपके पास वो हार्डवेयर ही नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। और दूसरा प्री कंडीशन क्या होगा कि इंटरनेट होना चाहिए। हार्डवेयर है लेकिन इंटरनेट नहीं है। अब ये तीसरा प्रीकंडीशन तो नहीं होगा ना कि भई आपके पास लिंक होना चाहिए। सो दीज़ ऑल आर, आप क्लास अटेंड करने वाले हो तो ये तो उसके साथ ब क्योंकि आप उस लूप में हो तो ये होगा ही होगा लिंक उस क्लास का, राइट? बट प्रीकंडीशन तो आप उसको प्रीकंडीशन में भी यूज़ कर सकते हो कि क्लास लिंक होना चाहिए। बट कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव है। अब जैसे मैं, आप काऊ पे अगर ऐसे लिखोगे तो आपको पता है ना मैं काऊ पे ऐसे लिख रहा हूँ। मैं ये तो नहीं बोलूँगा काऊ ईट्स मीट, दैट इज़ बट ऑब्वियस थिंग्स, राइट? सो प्री कंडीशन मेरा न्यू फ़ोल्डर, मतलब राहुल फ़ोल्डर वहाँ होना चाहिए डेस्कटॉप पे। अब इसे मुझे डी ड्राइव में मूव करना है। तो जैसे मैंने बोला कि स्टेप बाय स्टेप होता है। आप एक बार में इसे नहीं, और देखो ये कितना ईज़ी है। आपसे अगर मैं पूछूँ तो आप सीधे बोलोगे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे डी ड्राइव में।
isn't it? लेकिन जब टेस्ट चेकलिस्ट अपना बनाते हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर, वहां पे हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताना होता है, और वो इतना सिंपल है। इनपुट में हम वही देते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं इनपुट एंड एक्सपेक्टेड, नीचे उधर तो थोड़ा सा इनपुट यहां लिख रहा हूं मैं, और इसका एक्सपेक्टेड यहां लिख रहा हूं। अब इनपुट क्या होगा? कैन एनीवन हेल्प मी टू राइट, गाइड मी व्हाट आई शुड राइट? रेगन? No one will help me. Good. First, select the folder Rahul. This is a step one. Step two, right click on selected folder. Third step, अच्छा इसका एक्सपेक्टेड, सेलेक्ट द फोल्डर राहुल, क्या होगा? फोल्डर राहुल शुड बी हाईलाइटेड। देखते हो हाईलाइट हो जाता है। राइट क्लिक करते हो तो क्या आता है? अब लेट से मुझे कॉपी करके पेस्ट करना है, कट नहीं करना है, कॉपी। तो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, बट मुझे किससे काम है? सिर्फ कॉपी से काम है ना। सो select option copy on pop-up। हालांकि वो एग्जैक्ट पॉपअप नहीं आता, वो उसे विंडो सिलेक्शन ऐसा आप बोल लो। पॉपअप एग्जैक्टली पॉपअप वेब का होता है, विंडो का अलग होता है पॉपअप। सेलेक्ट ऑप्शन कॉपी ऑन विंडो ऑप्शंस। तीसरा स्टेप क्या होगा? ओपन माय कंप्यूटर और दिस पीसी, जो भी नाम है। देन क्या दिखाएगा? सिस्टम should display माय कंप्यूटर विंडो, माय कंप्यूटर होगा। विंडो विथ डायरेक्टरी डी, मुझे डी में पेस्ट करना है ना। वहां पे सी डी ई 50 मैंने डायरेक्टरी बना रखा है, लेकिन मुझे उतना ही लिखना है जितना जिससे मुझे काम है। देन द फोर्थ स्टेप, ओपन डी डायरेक्टरी। देन सिस्टम should open D directory window. Then fifth step, right click inside window. Then फिर से system should display option paste. Select paste. Rahul folder should be display
इन डी डायरेक्टरी। अब आप लोग बताओ, आप लोग यही काम करते हो ना? यस सर। राइट? यस। तो मतलब आप टेस्ट केस लिखना जान गए। दीप्ति, दीप्ति थोड़ा स्मार्टली काम करती होगी, मे बी वो कंट्रोल सी कंट्रोल भी करती होगी। राइट दीप्ति? तो आप कंट्रोल सी कंट्रोल भी करते हो तो उसका भी एक टेस्ट केस बनेगा, एंड दैट इज अनदर टेस्ट केस, बिकॉज मैंने एक टेस्ट केस लिखा है, वो भी टेस्ट केस बनेगा कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी होना चाहिए वो। इससे क्या पता चला कि भाई मुझे 2 टेस्ट केस लिखने होंगे। जितने भी तरीके हैं वो सारा तरीका मुझे लिखना होगा। फाइन। अब टेस्ट केस यहां पे भी मैंने लिखा अपने एक्सेल सीट में, अगर आप देखोगे तो ये टेस्ट केस मैंने लिखा। पहला टेस्ट केस। अब जब एग्जीक्यूशन की बात मैं करता हूं, आपने सुना होगा टेस्ट केस एग्जीक्यूट, टेस्ट केस एग्जीक्यूट। तो जो टेस्ट केस लिखा हुआ है वही काम हम एप्लीकेशन पे करते हैं गाइस। जो लिखा है वही करते हैं, उसके बियॉन्ड अपना लॉजिक नहीं लगाते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है हम वही करते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक दूसरा टेस्ट केस भेजा था आई गेस, जिसमें पास फेल का भी दिखाया हुआ था ना। लेट मी ओपन दैट। चलो वो मैं देख लूंगा, अभी वो मिल नहीं रहा। क्लियर? सो अब एग्जीक्यूशन कैसे करें, तो मैं इसे एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूं कि हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो गिव मी 1 सेकेंड, स्लेट हटा दूं। और एप्लीकेशन में ओपन करता हूं। ये मेरा एप्लीकेशन है एंड दिस इज माय टेस्ट केस। इसे इधर रखते हैं। और इसे यहाँ रखते हैं। ओपन द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ओपन हो गया। एक्चुअल लिखेंगे, एज एक्सपेक्टेड। अब मैं रियल टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहा हूं, सो आई एम वैलिडेटिंग बेसिकली। इंटर फर्स्ट नेम राहुल, system should display entered value as expected, correct। बोल रहा है सेलेक्ट जेंडर, लास्ट नेम सेलेक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा है, जेंडर बोल रहा है मेल, सो आई विल सेलेक्ट मेल। दिस शुड ऑन द रेडियो बटन, ऑन कर दिया, दैट इज आल्सो एज एक्सपेक्टेड। क्लिक ऑन सिटी ड्रॉप डाउन एंड सेलेक्ट दिल्ली। दिल्ली सेलेक्ट किया एज एक्सपेक्टेड। इंटर एज से 2, यहाँ पे मैं 2 डाल रहा हूँ। डिस्प्ले 2, ठीक है, ये भी मेरा हो गया। इंटर पासवर्ड ASDF, ये भी हो गया। सिस्टम शो डिस्प्ले एनक्रिप्टेड पासवर्ड, परफेक्ट। कंफर्म पासवर्ड ASDF, ये भी एज एक्सपेक्टेड। आई एम राहुल फ्रॉम इंडिया। राहुल और राहुल गांधी दोनों इंडिया से ही हैं।
ये भी क्लिक ऑन सबमिट बटन, एरर दे दिया। ये आगे नहीं लेके जा रहा है ना मुझे, तो ये कुछ बोल रहा होगा कि 5 डिजिट का होना चाहिए या 6 डिजिट का होना चाहिए। तो एज एक्सपेक्टेड ये तो फेल हो गया, दिख तो रहा था, लेकिन सबमिट बटन करने पे सक्सेसफुल लॉगिन का मैसेज आया मुझे, नहीं आया ना? नहीं। सो दैट इज, अब मैं जो आया, सिस्टम इज शोइंग द एरर मैसेज फॉर पासवर्ड, प्लीज इंटर मैच इंटर प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। सो ये क्या हुआ, ये मेरा पास हुआ, ये भी पास हुआ। अच्छा, इसे मैं ऐसे कर देता हूँ, सबको मैं, ये सारा मेरा पास किया सर, राइट? तो पास, पास, नाउ दिस बिकम्स फेल, तो मैं इसे करता हूं फेल्ड। अब ये एक फेल हुआ, 9 स्टेप्स या सारे स्टेप्स पास कर गए, एक स्टेप फेल किया, इट मींस मेरा टोटल टेस्ट केस फेल हो गया। अब ये टेस्ट केस फेल हुआ तो ये मुझे बताना पड़ेगा डेवलपर को कि भैया तुम्हारा टेस्ट एप्लीकेशन में इश्यूज है, राइट? तो अब वो उसे ठीक करेगा। और आपने इसे चेक कहाँ किया, इस एप्लीकेशन को टेस्ट कहाँ किया, किस एनवायरनमेंट में टेस्ट किया? जब आप टेस्ट केस को रन करते हो सर, तो ऑलवेज एज ए टेस्टर यू एग्जीक्यूट ऑन द टेस्टिंग एनवायरनमेंट और एसआईटी एनवायरनमेंट। तो आईटी कंपनी में बहुत सारे एनवायरनमेंट होते हैं, मैंने आप लोग को एक मेल, नहीं तो मैं लिंक भेज दूंगा, हालांकि वो टाइम टेकिंग है, उसको आप देख लोगे, वो वीडियो मैंने डाल रखा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और वो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन हाँ, आपको एनवायरनमेंट पता होना चाहिए। सो आईटी कंपनी में एनवायरनमेंट होता है, देखो, एक होता है डेव एनवायरनमेंट, एक होता है एसआईटी एनवायरनमेंट, इसे बोलते हैं टेस्टिंग एनवायरनमेंट भी, एक होता है स्टेजिंग एनवायरनमेंट, एक होता है, यहाँ पे होता है प्रोडक्शन और लाइव। कुछ जगह क्या होता है, अजाइल में जब आप काम करोगे तो ये कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी का है। अजाइल में काम करोगे तो डेव एनवायरनमेंट होगा, देन एसआईटी होगा, देन यूएटी होगा और प्रोडक्शन होगा, और इसे लाइव बोलते हैं। कुछ जगह आप काम करोगे, डिपेंड करता है, मैं वो भी बता देता हूँ, ये आपका अजाइल में।
कुछ जगह आप काम करोगे तो एक डेव एनवायरनमेंट होगा, एसआईटी होगा, स्टेजिंग होगा, देन यूएटी होगा, एंड देन प्रोडक्शन और लाइव होगा। ये भी आपको कन्वेंशनल में होता है। टेस्टर जो काम करता है वो हमेशा, अगर वो कन्वेंशनल मेथोलॉजी में काम कर रहा है तो हमेशा वो एसआईटी इन्वायरमेंट में टेस्ट करता है, हमेशा। दैट इज आल्सो नोन एज टेस्टिंग एनवायरनमेंट। लेकिन आप इसे हमेशा एसआईटी बोलोगे। टेस्टिंग एनवायरनमेंट हो गया आईटी के बाहर की दुनिया वालों के लिए, कि वो टेस्टिंग एनवायरनमेंट बोलते हैं, बट इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एवरीवन से दैट एसआईटी एनवायरनमेंट, जहां पे टेस्टर टेस्ट करता है, दैट इज सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग एनवायरनमेंट ना। अच्छा, अलग अलग में इन्वायरमेंट ऐड हो रहा है, कुछ जगह हट रहा है, या किसी का नाम चेंज हो रहा है, तो उसका मतलब है कुछ। होता क्या है, मान लो एक मैं ब्रीफ अभी कर रहा हूँ, देन आई विल कम टू द जो मिसमैच आया बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड के बीच में, तो उसके उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। डेव एनवायरनमेंट में क्या करता है ना, डेवलपर अपने कोड को रखता है। डेवलपर अपने जो भी जिस फीचर के लिए, जैसे मान लो हम सब यहाँ पे हैं और इसमें 3 लोग डेवलपर हैं, वो सब अपने कोड को, जिस भी फीचर का उन्होंने कोड किया, वो डेव एनवायरनमेंट पे पार्क करते हैं। सिंपल सी थिंग, यहाँ पे कुछ काम नहीं होता, सिर्फ अपने कोड को पार्क करते हैं। कन्वेंशनल की बात कर रहा हूं मैं। जब उसे टेस्ट करवाना होता है, देन दे मूव दैट कोड टू एसआईटी इन्वायरमेंट। वो एसआईटी इन्वायरमेंट में टेस्टर को देते हैं कि मेरे कोड को चेक कर लो कि सब कुछ सही है, बिजनेस लॉजिक मीट कर रहा है, सारे टेस्ट केस तुम्हारे जो भी इस फीचर के लिए जितने भी टेस्ट केस लिखे हैं, ऑल आर पास्ड और नॉट। सो उसे आप चेक कर लो। सो टेस्टर टेस्टिंग एनवायरनमेंट में ही चेक करता है। और यहां पर डेवलपमेंट, मान लो कि एक कंपनी एक्स है, एक्स कंपनी में ही डेवलपर भी है और इसमें टेस्टर भी है। क्लाइंट ने डेवलपमेंट और टेस्टिंग दोनों का काम दे रखा है, तो दोनों यही हो रहा है। डेव अपना काम कर रहा है, कोड कर रहा है, कोड को एसआईटी में मूव कर रहा है, टेस्टर यहाँ चेक कर रहा है, और उसके बाद सब कुछ चेक कर लिया, एकदम एक एक टेस्ट केस को, एक एक फीचर को चेक किया उसने। चेक करने के बाद जब वो बोलता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो पास का एक मेल करता है, एंड देन वो उसे स्टेजिंग में मूव करवाता है। स्टेजिंग क्या होता है कि बेसिकली वो भी एक तरह से कह लो कि प्रोडक्शन का ही एक रेप्लिका होता है। इट इज नॉट द प्रोडक्शन बट रेप्लिका ऑफ प्रोडक्शन। मतलब एसआईटी इन्वायरमेंट में जो हार्ड सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन है, वो मे बी थोड़ा सा लोअर वर्जन हो सकता है, बट स्टेजिंग में जो होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा प्रोडक्शन के सॉफ्टवेयर वर्जन से। एग्जैक्टली सेम होगा उसके सॉफ्टवेयर वर्जन से। सॉफ्टवेयर वर्जन का मतलब, जो डेटाबेस का वर्जन हम वहां यूज कर रहे हैं, जो जावा का वर्जन यूज कर रहे हैं, जो सर्वर वहां यूज कर रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पे सेम होगा, सेम वर्जन। तो जब कोड यहाँ मूव करता है, तो एक बार और टेस्टर वेरीफाई करता है कि ठीक है, थोड़ा लोअर इन्वायरमेंट पे सब कुछ तो सही चला, अगर सॉफ्टवेयर का वर्जन थोड़ा लो था तो ठीक है, सही चल रहा है, लेकिन अगर सेम हो रहा है तो सही चल रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे ना पूरा थॉरोली टेस्ट करता है। यहाँ पे टॉप लेवल के टेस्ट केस को चेक करता है। अब टॉप लेवल का टेस्ट केस क्या होता है, वी विल डिस्कस। यहाँ पे एकदम एक डीप में जाके नहीं चेक करता है, टॉप लेवल के टेस्ट केस को चेक करता है। जब यहाँ पे सब कुछ सही हुआ, देन वो बोलता है पास का मेल किया, देन स्टेजिंग पे मूव, सॉरी, प्रोडक्शन पे मूव कर जाता है। फाइन।
अब एक चीज यहां ध्यान रखना कि ये दोनों इन्वायरमेंट कंप्लीटली टेस्टर की प्रॉपर्टी होती है। ये दोनों इन्वायरमेंट कंप्लीटली 100% टेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। उसमें डेव इन्वायरमेंट कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ बिल्ड डिप्लॉय करने के अलावा डेवलपर और कुछ नहीं कर सकता, ना तो टेस्ट कर सकता है ना अगर वो कर रहा है देन यू कैन आस्क हिम टू स्टॉप यूजिंग दैट सर्वर। ठीक ना। आज कन्वेंशनल में जो दूसरा है हम इसको पहले देख लेते हैं। इसमें भी वही प्रोसेस चलता है। डेव से एसआईटी में मूव किया, एसआईटी से अच्छा यहाँ स्टेजिंग नहीं होता, सॉरी, एसआईटी में मूव किया और उसके बाद क्या होता है कि टेस्टर यहां पे टेस्ट किया, देन क्लाइंट बोलता है कि नहीं, मैं अब मेरा एक थर्ड वेंडर है। आप तो टेस्ट कर रहे हो, एसआईटी कर रहे हो, लेकिन मैं यूएटी किसी दूसरे वेंडर से करवाऊंगा। तो पहले आप एसआईटी कंप्लीट कर लो, उसके बाद इसी बिल्ड को वो यूएटी पे मूव करता है जहां पे क्लाइंट के दूसरे वेंडर होते हैं, वो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद वो कोड मूव करता है प्रोडक्शन पे। एक ये होता है कन्वेंशनल मेथोलॉजी में, जहां पे एक ये वेंडर है जिसमें कि डेव टेस्ट दोनों एक्स के पास है, लेकिन यहां पे एक्स के पास डेवलपमेंट है, एक्स के पास ये भी है, और यहाँ पे एक्स के पास एसआईटी भी है, स्टेजिंग भी है, लेकिन यहाँ पे एक्स के पास सिर्फ एसआईटी है। स्टेजिंग के बाद डायरेक्टली प्रोडक्शन पे मूव कर गया, लेकिन यहाँ पे क्लाइंट ने बोला कि नहीं, मैं यूएटी दूसरे पार्टी से करवाऊंगा, और ये है वाई। ये जब कंफर्म करता है तब वो प्रोडक्शन में मूव करता है, लेकिन यहाँ पे स्टेजिंग में कंफर्म हो गया तो प्रोडक्शन पे मूव हो गया, फिर यूएटी नहीं होता है वहां। तो जनरली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इसको ज्यादा यूज करती है। इसको ज्यादा यूज करती है। नाउ कमिंग टू एजाइल। एजाइल में डेवलपर इन्वायरमेंट होता है, इसी इन्वायरमेंट पे डेवलपर अपना कोड भी पार करता है और टेस्टिंग भी इसी इन्वायरमेंट पे होती है। जिस इन्वायरमेंट में डेवलप हुआ है उसी इन्वायरमेंट पे टेस्टिंग भी होती है ना। अब एसआईटी तो यहाँ पे है, लेकिन क्लाइंट बोलता है कि आप अपना टेस्टेड कोड अब मेरे एसआईटी सर्वर पे मूव करो। यहाँ क्लाइंट का खुद का अपना टेस्टिंग टीम होता है, वो उनसे टेस्ट करवाता है। क्लाइंट का अपना डेव इन्वायरमेंट पे डेवलप हुआ, टेस्टिंग उसी की है, और जैसे एक्स के पास ही डेव और टेस्टिंग दोनों है, तो डेव इन्वायरमेंट पे ही और टेस्टिंग भी होता है और डेवलपमेंट भी हो रहा है। उसके बाद उस कोड को एसआईटी में मूव करवाता है, एसआईटी में क्लाइंट की टीम करती है टेस्टिंग। उसकी अपनी टेस्टिंग टीम होती है, वो यहाँ पे टेस्ट करवाता है। देन जब वो सब कुछ वेरीफाई कर ओके किया, देन वो मूव करता है यूएटी में। यूएटी पे क्लाइंट टीम का ही डोमेन एक्सपर्ट जो होते हैं, ये टेस्ट करते हैं। तो ये अपने लिमिटेड बिजनेस बिजनेस सिनारियो होते हैं, उसको रन करके देखते हैं। जब इन्होंने ओके कर दिया तो वो प्रोडक्शन पे मूव कर गया। इसका डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, और यू कैन ऑल्सो फाइंड इन द चैनल, बट मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। पूरे इसको देख लेना, आपको बहुत डिटेल मैंने बताया है वहां पे, तो आपको समझ में और अच्छे से, मोटा मोटी उसका समरी यही है ना। अब आपने टेस्ट केस एग्जीक्यूट किया तो आपको बग मिला कहां पर? एसआईटी एनवायरनमेंट में, राइट। अब इस एसआईटी एनवायरनमेंट में बग मिला, नाउ आपने डेवलपर को बताया, डेवलपर अपना फिक्स कर रहा है, ठीक है, ये चला। लेकिन आज डेवलपर को बग मिला तो कैसे बताओगे? कोई तरीका होगा ना बग बताने का।
अब उसको मेल कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, फोन कर देंगे। तो दीज आर, ठीक है आप बता रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो, बट दीज आर नॉट अ वैलिड चैनल। ये वैलिड चैनल नहीं है बताने का, क्योंकि आज आपने मेल किया, सपोज मैं डेवलपर हूँ, आप टेस्टर हो, आपने मुझे मेल किया और मैंने, ठीक है, मैं देखा कि चलो ठीक है इसे मैं फिक्स करूंगा, और 2-3 दिन के बाद मेरा लास्ट वर्किंग डे था, मैं चला गया। अब वो बग तो अनअटेंडेड रह जाएगा, आप भी चले गए रिजाइन करके, आपका भी मेल बंद हो गया। अब जो नया टेस्टर डेवलपर है उसे तो नहीं पता है कि ये बग है, या तो वो सारे टेस्ट केस को फिर से एग्जीक्यूट करके पता करे और डेवलपर को इन्फॉर्म करे, राइट। तो ये तो एक ऐसा हो जाएगा कि हम फंसे रह जाएंगे उस चीज में। तो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हम इसको कम्युनिकेट करते हैं, और वो प्रॉपर चैनल बग को कम्युनिकेट करने के लिए एक चैनल होता है, दैट इज कॉल्ड बग ट्रैकिंग टूल। अब मार्केट में बहुत सारे बग ट्रैकिंग टूल हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे है आपको बगजिला, मैंटिस, एएलएम, इसका पहले नाम था क्वालिटी सेंटर, अब इसका नाम एएलएम हो गया, एप्लीकेशन लेवल मैनेजमेंट। देन जीरा, देन आपको है वीएसटीएस। वीएसटीएस माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। अब ये जो, इसमें और भी बहुत सारे हैं। अब ये जो टूल्स है ना, दीज आर ओपन सोर्स टूल। ओपन सोर्स टूल मतलब दीज आर फ्री टू यूज, आपको कोई पे नहीं करना है इसके लिए, ठीक है, इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना है। बट दीज आर पेड टूल, दीज आर कमर्शियल सॉफ्टवेयर। ये पेड टूल होते हैं और अच्छा खासा कॉस्ट है, मतलब इतना भी सस्ता नहीं, $7 जीरा का है, $7 पर यूजर पर मंथ। इसका है आपका $12 पर यूजर पर मंथ। एएलएम का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये बंडल में आता है एएलएम। सो दीज आर द पेड टूल। अब जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन टूल यूज करती है, यू विल रेज अ बग ऑन दैट पर्टिकुलर टूल। अब ये पर्टिकुलर टूल पे ऐसा नहीं है कि एएलएम या कमर्शियल टूल अलग तरीके से ट्रीट करेगा और ओपन सोर्स अलग तरीके से ट्रीट करेगा, दोनों सेम तरीके से ट्रीट करता है बग को। मतलब जब आप बग रेज करोगे ईदर ऑन द ओपन सोर्स और द कमर्शियल सॉफ्टवेयर, दोनों जगह आपको वही इंफॉर्मेशन डालना है, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, मुश्किल से 3 से 5% का डिफरेंस होता है। बस यूजर इंटरफेस अलग होता है, कोई येलो कलर का हो जाएगा, कोई रेड कलर का हो जाएगा, कोई डिफरेंट कलर का होगा, कोई ग्रे कलर का होगा, बस कलर्स में डिफरेंट होता है। बाकी 1, 2, 3, मतलब 5% के आसपास फील्ड्स वगैरह चेंज होते हैं, बाकी जो मैंडेटरी है वो दोनों, इन सब में सेम रहता है। अब आता है क्वेश्चन कि हम काम किस पे करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो हमें टूल्स का भी नॉलेज चाहिए। सो हम मैंटिस पे काम करेंगे और जीरा पे काम करेंगे। मैंटिस मेरे सर्वर पे खुद डिप्लॉय मैंने कर रखा है, जीरा मैं आप लोग के सिस्टम पे डिप्लॉय करवाऊंगा। अब ये चूंकि पेड टूल है, तो आपको 14 डेज का ट्रायल लाइसेंस मिलता है, और बिलीव मी, 1 डे में आपके लिए सफिशियंट है। दिस इज 1 डे इज मोर देन सफिशियंट। अगर एक दिन में आप 1 घंटे भी काम कर लोगे इस पे, 1 घंटे छोड़ो, 15 मिनट काम कर लोगे, सफिशियंट है। अब जो और आप लोग काम करोगे ना, मुझे 95% मेरा अपना गट्स बोलता है, यू विल वर्क ऑन अजाइल मेथोडोलॉजी। और अजाइल में सबसे ज्यादा 70% ऑर्गेनाइजेशन जीरा का यूज करती है।
25% ऑर्गेनाइजेशन माइक्रोसॉफ्ट का VSTS, क्योंकि VSTS थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन दोनों में प्रोसेस सेम है। तो हम जीरा पे काम करेंगे, फाइन। तो चलो ये तो हो गया कि टूल्स हम क्या यूज करेंगे, बट नाउ कमिंग अगेन टू द बग। एक हमें मिला, अब बग जब आप रेज करोगे मुझे बताने के लिए बग ट्रैकिंग टूल में, तो यहां पे एक स्टार्ट होता है बग लाइफ साइकिल। ठीक है। अब बिफोर बग लाइफ साइकिल यहां पे एक कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। एक होता है बग, डिफेक्ट, एरर, फॉल्ट, फेलियर। बग क्या हुआ, अभी हमने देखा ना, मिसमैच बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल। अच्छा, अगर मैं इसे लिखूं मिसमैच बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड, ये करेक्ट होगा या नहीं होगा? नहीं सर। करेक्ट होगा, राइट? नो सर, नहीं होगा। फिर इसको सर नहीं, प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेड इनपुट की आउटपुट पहले थी, जिसमें देखा कि एक्सपेक्टेड की है तब तो एक्चुअल आएगा ना सर। यस, रेफरेंस पॉइंट मेरा क्या है सर? एक्सपेक्टेड है ना, राइट? यस सर। तो मिसमैच बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड गलत हो जाएगा, मिसमैच बिटवीन यस। एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल। ठीक है सर, नाउ और ये चीज कहां पे होता है? ऑन SIT इन्वायरमेंट। ठीक है सर। डिफेक्ट भी यही होता है, डिफेक्ट भी यही होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज इसका भी सेम डेफिनेशन है, मिसमैच बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल ऑन UAT इन्वायरमेंट। UAT में ये SIT में अगर मिल रहा है तो वो बग होगा, UAT में होगा तो वो डिफेक्ट होगा। ध्यान रखना इस चीज को। सो बग ऑलवेज आइडेंटिफाइड बाय द टेस्टर, और दिस इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड बाय द क्लाइंट। डिफेक्ट हमेशा क्लाइंट ही आइडेंटिफाई कर सकता है। जो मिसमैच, अब भाई मिसमैच वही कर सकता है, ऐसा कोई ब्रह्मा का वरदान नहीं मिला हुआ है। जो मुझसे छूट गया वो उसे मिल गया, यही हुआ ना, क्योंकि मेरे पास से फाइल तो उसके पास बढ़ रही है, राइट? जो मुझसे बग छूट गया वही तो क्लाइंट को मिल रहा है। सो दैट इज ऑल्सो बग, लेकिन चूंकि वो उसे आइडेंटिफाई कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिफेक्ट। एक और चीज होता है, मान लो ठीक है, ये तो SIT में मिला, ये UAT में मिला। अच्छा, एक हमारा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट भी तो होता है, जो हमने ऊपर देखा था सर अभी। प्रोडक्शन, हर जगह प्रोडक्शन था। अब मान लो कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट पे बग मिल रहा है, तो मतलब जो क्लाइंट से भी छूट गया, टेस्टर से छूटा छूटा, क्लाइंट से भी छूट गया, प्रोडक्शन पे मिल गया। प्रोडक्शन पे किसको मिला? आप हम जैसे एंड यूजर हैं, उसे बग मिला, तब क्या होगा? दैट इज नोन एज इंसिडेंट। तो यार हम और आप जैसे यूजर, जो नॉर्मल यूजर जो इसे यूज कर रहा है वो। यस यस यस, हम आप एंड यूजर है ना सर। ओके सर। जैसे flipkart.com पे अगर मुझे और आपको बग मिलता है, तो flipkart.com इज अ प्रोडक्शन, तो वो इंसिडेंट होगा। सर बट लेकिन हम आप, लोग कैसे जानते हैं कि ये बग है या नहीं है? भाई आप 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, 102 रुपए अकाउंट से काट रहा है,
दरभंगा महाराज हो हाँ। गए, ले लो जाओ खुश रहो, अंबानी हो गए हो। 2 रुपए में मेरा कुछ नहीं जाता। तो आप बोलोगे ना कि ये प्रॉब्लम है ना सॉफ्टवेयर में। यस। अब फ्लिपकार्ट में आप जॉब भी करते हो, अब उसके टेस्टिंग एनवायरनमेंट में टेस्ट कर रहे हो, और अगर आपको ये मिला तो वो इंसिडेंट होगा, नो। वो बग कहलाएगा। यस। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया गाइस आपको। ये अलग है, इन पांचों में इसको मत रखना, ये अलग है, ये प्रोडक्शन से है। ये सारा हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बताना जरूरी था। ये भी पूछते हैं व्हाट इज इंसिडेंट। So incident is nothing mismatch between expected and actual on production environment identified by end user. ये तीनों में बेसिक डिफरेंस पता चल गया गाइस आप लोग को। तीनों सेम है, बट कौन निकाल रहा है ये मैटर करता है। ठीक है सर ना। अच्छा, ये बग या डिफेक्ट आया, क्यों आया, व्हाट इज द रीजन? डेवलपर जानबूझ के डाला था? नहीं। नो। क्यों डालेगा जानबूझ के? ठीक उसे ही करना होगा। तो उसकी कुछ ना कुछ कोड में गलती से गलत कोड इंट्रोड्यूस हो गया होगा, Yes, sir. राइट? दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एरर, रॉन्ग कोड इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू डेवलपर मिस्टेक, दैट इज कॉल्ड एरर। अब उस एरर की वजह से ये एप्लीकेशन ड्यू टू error in the code application has fault है ना उस एरर की वजह से। और if we launch faulty application, then product will be failure। देख रहे हो कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सब। क्लियर है ये? या मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दूं आपको आपके रियल लाइफ से। सब्जी बना बहुत बढ़िया, मटर पनीर की सब्जी बनी, बट बनाने वाले ने गलती से नमक ज्यादा डाल दिया। अब वो जानबूझ के तो डाला नहीं होगा, ड्यू टू सम एरर, उसकी वजह से मटर पनीर तो ज्यादा नमकीन हो गया। और जब आपको खाने के लिए देगा तो क्या आप खाओगे मटर पनीर को? राइट। अब आते हैं बग लाइफ साइकिल पे प्रॉपरली। तो जब फर्स्ट टाइम बग रेज होता है ना सर, आप रेज करते हो किसी भी बग ट्रैकिंग टूल में, तो वो खुद से बग को एक स्टेटस देता है, दैट इज न्यू। वो खुद से एक स्टेटस देता है, दैट इज न्यू। अब आप हो टेस्टर, मान लो आप हो यहाँ पे टेस्टर और मैं हूं डेवलपर। अब ये बग आपने आइडेंटिफाई किया, तो बग तो मेरे पास आना चाहिए ना ठीक होने के लिए। तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ ये बग है सिस्टम में। तो आप क्या कर रहे हो, बग को मुझे असाइन करोगे।
So that is a sign. अब बग आ गया मेरे पास, आपने मुझे बग दिया, लेट्स से कि 3 बग असाइन किया। पहला बग बोला आपने लॉगिन बटन नॉट वर्किंग, जस्ट एक सैंपल ले रहा हूं मैं। दूसरा दिया लॉगिन स्पेलिंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। तीसरा आपने दिया तीसरा है लॉगिन बटन कलर इज नॉट एक्सपेक्टेड। कलर में हल्का सा कुछ भी मिसमैच वगैरह होगा, मान लेते हैं, ठीक है। अब ये 3 बग आपने मुझे असाइन किया, तो मैं तीनों बग को ओपन करके देखता हूं। आखिर आप मुझे कुछ दोगे तो सबसे पहले मैं उसे चेक करूंगा कि है कि नहीं। सो दैट इज ओपन स्टेट। अब मैंने जब उसे ओपन करके देखा तो मुझे ना ये बग ना मेरे सिस्टम पे तो मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूं। मतलब ये तो मुझे कलर जो रिक्वायरमेंट में था वैसा ही मैंने भी दिया है और वो मुझे दिखा भी रहा है। तो मैं इस बग को रिप्रोड्यूस तो नहीं कर पा रहा हूँ ना अपने पास। तो जब मैं उसे दोबारा से जनरेट ही नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं ठीक क्या करूंगा उसे। तो मैं इस बग को इनवैलिड मार्क कर देता हूं। सो बग को इनवैलिड करने का एक पहला रीजन नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, मैं उसे रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूं। दूसरा रीजन, जो आपने बग निकाला और मुझे उसका ना प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया, क्या क्या आपने किया और बग आया, प्रॉपर इंफॉर्मेशन मुझे आपसे नहीं मिला। तो भी मैं जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपने दिया नहीं तो एज ए डेवलपर मैं भी उसे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा। सो नॉट प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल। जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है तो भी मैं बग को नहीं ओपन कर पाऊंगा, तो मैं उसे इनवैलिड मार्क कर दूंगा। अब इन दोनों बग को मैं देखा और मैंने बोला ये दोनों बग ना वैलिड है मेरे इन्वायरमेंट पे, मैं अपने पास भी रिप्रोड्यूस कर पा रहा हूं इसे। अब मैंने देखा वैलिड है। विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फिक्स? जो फंक्शनल इश्यू है, लॉगिन बटन नॉट वर्किंग। क्योंकि अगर लॉगिन बटन ही काम नहीं कर रहा है तो आप तो आइडल बैठे रहोगे ना सर, आप एप्लीकेशन को टेस्ट ही नहीं कर पाओगे। तो दैट शुड बी वर्क, राइट? यस सर। एक सेकंड। अगर लॉगिन बटन काम नहीं कर रहा है तो आप भी बैठे रहोगे, क्योंकि आगे आपकी पूरी टेस्टिंग रुकी रहेगी। तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ठीक करना उसको? लॉगिन बटन को सबसे पहले। और आपने मुझे बोला कि सर देखो, तो 1 घंटे में फिक्स करके दे दो। मेरी पूरी टेस्टिंग टीम ना बैठी हुई है, कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लॉगिन बटन काम नहीं कर रहा है तो आगे का भी कुछ नहीं चेक कर सकता है। तो मैं बोलूंगा कि भाई 1 घंटे में तो मैं एक ठीक कर देता हूं। लेकिन दूसरे बग के कारण, आपको स्पेलिंग मिस्टेक वाला जो बग है उससे आपका कोई काम रुका हुआ तो नहीं है ना, काम तो चल जाएगा आपका। तो मैं इस बग को, सेकंड वाले को, डेफर्ड मार्क कर देता हूं।
या इसे मैं बोलता हूं होल्ड कर देता हूं, या इसे मैं बोलता हूं पोस्टपोन कर दो, और टाइम बिंग इसे रोक दो फिक्स करना। लेकिन इसको सबसे पहले फिक्स कर दो भाई, ठीक कर दो, क्योंकि मेरी टेस्टिंग टीम अपना काम शुरू करे। अब इसे मैंने फिक्स किया, ठीक। फिक्स करने के बाद क्या होगा, मैं जो वेरीफाई करवाना होगा ना कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अब बग था यहां पे सर, बग को वेरीफाई कौन करेगा कि फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? टेस्टर। तो बग यहां जाना चाहिए फिर से, तो क्या करेंगे, असाइन। अब बग आ गया टेस्टर के पास, आपके पास। नाउ अब आप इसको वेरीफाई करते हो। अब वेरीफाई करते हो मतलब चेक कर रहे हो दोबारा से कि भाई जो मैंने इश्यू दिया था लॉगिन बटन वाला वो कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। आप यही वेरीफाई तो यही करते हो ना। नाउ आपने वेरीफाई किया तो दो ही चीज हो सकता है, या तो ये पास होगा या तो ये फेल होगा। यही दो चीज हो सकता है ना सर। या तो बग क्लोज हो, पास हो जाएगा मतलब कि सब कुछ सही काम कर रहा है, या तो फेल हो जाएगा, नहीं भाई वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है। फेल होगा तो आप इसे रीओपन करोगे और दोबारा से इसे दे दोगे, लो भैया तुम्हारा पाप फिर से पैदा हो गया, असाइन। पास हो गया तो इसे आप बग को क्लोज कर देते हो। फाइन। नाउ अब थोड़ा सा इसमें एक नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं कि मान लो ये बग आया था, एप्लीकेशन का वर्जन 2.0 टेस्ट हो रहा था, तो ये बग आपको मिला। 2.1 में मैंने इसको फिक्स करके दे दिया, आपने चेक किया और ये पास भी हो गया। फिर फर्दर डेवलपमेंट होते रहा, कुछ नई फीचर ऐड होते गए और अब हम आ गए 5.5 वर्जन पे। वहां पे भी फिर आपको यही बग मिल गया। तो देयर आर टू थिंग्स कि या तो न्यू बग क्रिएट करें या इसी बग को रीओपन कर दें, राइट। तो न्यू बग नहीं क्रिएट करते हैं, लेकिन हाँ रीओपन कर देते हैं। अब लेकिन न्यू बग भी क्रिएट कर देते हैं, कब करते हैं वो मैं बताऊंगा अभी आपको। सो बेसिकली हम इसे ही रीओपन कर देते हैं और यही करेक्ट प्रोसेस है, रीओपन। और रीओपन होगा तो फिर से कहाँ चला गया, असाइन फेज में। एंड दिस होल फिगर is called bug life cycle. इसमें कोई कंफ्यूजन है अभी? फिर मैं अभी आऊंगा रीओपन क्यों क्यों करते हैं, न्यू बग क्यों नहीं क्रिएट करते हैं, ये मैं बताऊंगा। लेकिन इस बग लाइफ साइकिल में कुछ कंफ्यूजन है आपको? हाँ सर, वो फिक्स पास करने करने के के बाद बाद जो ये एक एक करके लेडीज फर्स्ट, याद थी। सर वो पास के बाद आपने क्लोज किया, फिर वो रीओपन कैसे हो गया? 2.0 में बग आपने आइडेंटिफाई किया, 2.1 में मैंने फिक्स कर दिया वर्जन में, ठीक। फिर आगे फीचर डेवलप हो रहा था, 5.5 वर्जन आया, वहां पे फिर से ये बग आ गया। सेम तो बग? यही वाला बग, यही वाला अच्छा, सेम बग, तो उसे रीओपन कर देंगे। ठीक है। हाँ नेक्स्ट अरे सर सर क्वेश्चन। मेरे को फिक्स के बाद सर जो असाइन कर रहे हैं वो फिर टेस्टर को कर रहे हैं ना। हाँ
अच्छा फिक्स के, ठीक है सर, फिर वो फिर यहाँ ओके सर। सर यहाँ मेरे को से ये चीज समझ नहीं है जो एक सेकंड सर, यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस डेवलपर के पास है सर, ब्लैक वाला है टेस्टर के पास, ठीक है। ओके और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन किनका था? सर, मैं ये पूछ रहा था जैसे कि ये जो क्लोज हो चुका था उसके बाद हमने अगर रीओपन इसलिए किया क्योंकि सेम बग वापस से आ गया, बट सर टेस्टर ने तो उसको सर वो कर दिया था ना, सॉरी मतलब डेवलपर ने इसको फिक्स कर दिया था और हमने फिर हाँ इसको चेक कर लिया तभी तो क्लोज किया। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वर्जन चेंज हो गया ना सर, फिर एप्लीकेशन में फर्दर डेवलपमेंट होते गया तो कुछ चीजें चेंज हो गई ना, कोड चेंज हुआ ना, नया कोड इंट्रोड्यूस होगा तो कुछ ना कुछ इश्यू आ सकता है ना सर। अच्छा सर, ठीक है सर। अभी आपका जो क्वेश्चन है ना सर, ये पार्ट मैं समझाऊंगा ना, अभी ये खत्म नहीं हुआ सर, ये 2 क्लास चलेगा अभी आपको, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे कम से कम 5 से 7 इंटरव्यू क्वेश्चन है। और मैं आपको बोलता हूँ अगर आपने मेरे बताए हुए 3 क्वेश्चन का उसको आंसर दे दिया ना तो वो टेस्ट इंटरव्यूअर आपसे हाथ जोड़ लेगा, वो घुसेगा ही नहीं इधर। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ये टॉपिक का ही पूरी जिंदगी भर टेस्टर इसी पे काम करता है सर। पूरी जिंदगी भर टेस्टर यही करता है, वेरीफाई। और ये क्या करता है वो मैं बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा ना। अब और कोई क्वेश्चन है उसके बाद मैं इस पे आऊंगा। व्हाई वी डू द रीओपन फॉर द न्यू क्लोज्ड बग, व्हाई नॉट वी क्रिएट अ न्यू बग, मैं इसको बताऊंगा अभी आगे। पहले आप लोगों का क्वेश्चन मैं सॉर्ट आउट कर दूं। और कोई क्वेश्चन है सर किसी का? मुझे ना एक काम करना होगा, आप लोग को ना कुछ गलत पढ़ाना होगा, तब आप लोग हाँ 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 बोलते रहोगे, ऐसे कोई बोल ही नहीं रहा। भाई मैं ना तो गाली गलौज कर रहा हूँ, मैं प्यार से पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद भी ना तो मैं आपको देख रहा हूँ कि आप सो के पढ़ रहे हो या एक पैर पे खड़े होके पढ़ रहे हो। नो सर। ठीक है सर, रीओपन वाला पढ़ाइए। हाँ गुड। तो देखो क्या होता है ना कि मैं जैसे आप लोगों को बोला ना कि मैं कोई भी चीज बोलूँ ना तो आप ये मत बोलना कि भाई ये बोल रहा है, टेस्टिंग की गंगा जमुना मेरे अंदर से नहीं निकल रही है सर, ठीक है। मैं लॉजिकली चीजों को समझाता हूँ। क्या होता है, आप एक सिनारियो सोचो कि ए एक टेस्टर है, ठीक है। ये है 2020 में एक कंपनी में है और उसका एक एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा है और उसने एक यही लॉगिन का बग आइडेंटिफाई किया। ये 2022 में चला गया या 22 या 23 24 में रिजाइन करके चला गया। अब बी एक टेस्टर आया, ये 2024 में ज्वाइन किया। इन दोनों को आपस में कभी इंटरेक्शन आपस में इन दोनों का नहीं हुआ, या हुआ भी होगा तो बग के बारे में तो डिस्कस नहीं करेगा ना कोई, कहाँ जॉब करते थे ये सब चीजें डिस्कशन करेगा, बग के बारे में तो कोई डिस्कस नहीं करेगा ना। ये नोटिस पीरियड में था, ये मान लो ये चला गया, अब इसे भी लॉगिन का ही ये बग मिल गया। तो ये रीओपन के और तब तक एप्लीकेशन में मान लो कि आप 1000 बग, ये मैं कम बोल रहा हूँ, 1000 बग तो 2-3 हजार बग आते हैं। 1000 बग एप्लीकेशन में तब तक ए रेज कर चुका था जब बी आया, और बी को ये बग मिला। तो क्या वो 1000 बग को पढ़ने जाएगा कि लॉगिन का बग इसने रेज किया था या नहीं किया था? बहुत टीडियस काम हो जाएगा ना, भूसे के ढेर में सुई खोजना, राइट। तो इस चीज को ना बग ट्रैकिंग टूल जो सॉफ्टवेयर है वो भी तो एक सॉफ्टवेयर है, उसको बनाने वाले समझ गए थे।
और उन्होंने इस जितने भी बग ट्रैकिंग टूल जो मैंने डिस्कस किया आपसे, बगजिला, मैंटिस, ALM, जीरा, VSTS और भी बहुत सारे टूल है, उन सारे टूल वालों ने समझ गया था कि भाई ये प्रॉब्लम हो सकता है। और मैं एक बग की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे हो सकता है कि 500 बग जो ए ने रेज किए थे वो क्लोज हो चुके हैं और एप्लीकेशन के फर्दर वर्जन में आगे वो चला गया, एप्लीकेशन में डेवलपमेंट हो रहा है और वो 500 में से लेट से कि 200 बग और रेज, वही बग आ गए दोबारा से। टोटल 1000 बग था, अब कायदे से कितना हो गया, 1200 बग ना, अगर नए बग रेज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बग का काउंट बढ़ रहा है सिर्फ, और बग का काउंट बढ़ेगा तो डेवलपमेंट टीम का एफिशिएंसी, उसका स्किल डाउन कर रहा है, इसका मतलब वो सही नहीं काम कर रहा है, जबकि कायदे से बग 1000 ही हैं और 200 हमने फालतू के रेज कर रखी है, दैट इज अ डुप्लीकेट बग एक तरह से, राइट। तो जो बग ट्रैकिंग टूल जिसने भी डिजाइन किया था, वो जब से चला आ रहा है ना, उन्होंने इस चीज को पहले ही समझ लिया था और उन्होंने बोला कि हम बग ट्रैकिंग टूल ऐसा डिजाइन ही करेंगे ना कि कोई डुप्लीकेट बग रेज अब जबरदस्ती है तो आप कर दो रेज, कोई दिक्कत नहीं है, हम रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई डुप्लीकेट बग रेज करने जाएगा तो हम उसे दिखा देंगे कि इस टाइप का कोई बग है ऑलरेडी, आप उसे रीओपन कर दो। और उस बग ट्रैकिंग टूल में एक फील्ड होता है समरी। समरी में लेट से कि अदिति 2020 में ज्वाइन की थी और उनको बग मिला, तो उन्होंने लॉगिन का, तो उन्होंने लिखा लॉगिन बटन नॉट वर्किंग। समरी 1 लाइन की समरी लिखते हैं, छोटा सा लिखते हैं, 1 लाइनर। अदिति ने लिखा और चले गए। अब आ गए बाद में 2024 में मैं ज्वाइन कर लिया, मेरा अदिति से कोई इंटरेक्शन नहीं था और मुझे भी लॉगिन का बग मिला। तो मैं भी जब बग रेज करने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं अपने समरी में हो सकता है मैं ऐसे लिखूं, मेरा सेंटेंस अलग होगा, व्हेन क्लिक ऑन लॉगिन बटन। अब जैसे मैं लॉगिन वर्ड यूज किया ना, लॉगिन तो अदिति ने यहां पे भी लिखा था ना, सिस्टम मुझे अपने आप डिस्प्ले कर देगा कि ऑलरेडी जितने भी लॉगिन से रिलेटेड बग होंगे ना, उन सब का समरी आपको दिखाना शुरू कर देगा वहां पे। जस्ट लाइक जैसे गूगल में आप कुछ सर्च करते हो तो आपको दिखाता है ना, आपने टेस्टिंग लिखा तो नीचे कुछ सजेशंस आते हैं ना, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी दिखाने लगता है। अब वो लिमिटेड होगा, 4 5 6 होगा, आप 6 को समरी देखोगे, पूरा समरी आता है वहां पे, 6 बग का समरी देगा, आप पकड़ सकते हो ना कि लॉगिन बटन का, अच्छा अदिति ने लिखा था लॉगिन बटन नॉट वर्किंग, अरे मेरे भी केस में तो यही है, मैं उसे अलग लैंग्वेज में लिख रहा था, व्हेन क्लिक ऑन लॉगिन बटन सिस्टम इज नॉट वर्किंग, मैं यही लिखता ना। जैसे लॉगिन मैंने लिखा तो एप्लीकेशन के डेटाबेस से, बग ट्रैकिंग टूल के डेटाबेस से निकाल के दिखा देगा और मैं उस बग को ओपन करके देखूंगा अतिथि ने जो भी स्टेप्स दिया है, अगर वही आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं उसे मॉडिफाई करके बग सबमिट कर दूंगा, रीअसाइन कर दूंगा उसे, ठीक है। सो रीओपन ऐसे करते हैं। अब क्या होता है, यहीं पे गेम होता है, देखो मैं हूं मैनेजर, अदिति है टेस्टर, और यहाँ पे आप लोग भी टेस्टर हो, ठीक है। मेरी टीम में 1 2 3 4 टेस्टर हैं। अब ये जब टेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें, ठीक है, मान लेते हैं कि अदिति को नए बग 5 मिले, इनको भी 2 मिले, इनको नए बग 3 मिले, 4 मिले, लेकिन इन सब को पुराने बग 10 10 मिले, सबको।
अब मैनेजर कुछ काम करता है सर, 3 लाख 4 लाख रुपए मंथली सैलरी लेता है, लेकिन काम क्या करता है? कुछ नहीं। अब उससे मैनेजमेंट पूछेगा कि तुम साले करते क्या हो? उसको बताने के लिए कुछ होगा। तो आप जब रीओपन करोगे ना बग को, बोलेगा नो 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 नो, नया बग रेज कर दो। अब वो टोटल काउंट कितना दिखाएगा कि मैंने इस बिल्ड का टेस्ट करवाया, तो ये टोटल बग कितना हुआ? 4 3 7 2 9 5 13 और 10 न्यू बग 30। सो 43 नए बग मैंने अपनी टीम से टेस्ट केस एग्जीक्यूट करके निकलवाया। लेकिन कायदे से कितने बग निकले थे? 13 नए बग और 30 पुराने बग थे। तो अब उसके पास बोलने के लिए डेटा है ना, तो जब आपसे मैनेजर बोले ना तो चुपचाप नए बग रेज कर देना, लड़ाई मत करना। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने मैनेजर से भिड़ गया था, तो मुझे ले ऑफ करवा दिया, प्रोजेक्ट से निकलवाया। उसके बाद मैं बहुत सारी टेस्टिंग पे मेरी बहस हो गई थी, एंड मैनी ऑफ द पीपल सीनियर मैनेजमेंट वर एग्री, लेकिन मैनेजर मैनेजर है, उसका साइड लेना था। तो मुझे फीडबैक में दिया कि यू आर राइट, बट द वे यू आर टॉकिंग इज नॉट राइट। द वे यू आर टॉकिंग इज नॉट राइट, क्या कह सकते हो आप उसमें? जब मैनेजर को टेस्टिंग ही नहीं पता है तो क्या कहें उसका? सो डोंट फाइट और आर्ग्यू विद द मैनेजर। जो बोल रहा है चुपचाप कर दो। मैंने तो अपने करियर में मैनेजर को मारा भी है, लिटरली। लिटरली मारा है। तो आप लोग ये काम मत करना, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। सो समझ में आ गया रीओपन क्यों करते हैं और न्यू बग क्यों रेज कर देते हैं इस केस में सर? यस सर। तो आप लोग क्या करोगे? न्यू बग रेज करोगे या रीओपन करोगे? रीओपन। रीओपन। हाँ, रीओपन करना। लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, बट ठीक है, जो भी आप डिसीजन लो, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर डिसीजन, बिकॉज डिसीजन ऑलवेज टेकन एज पर द सिचुएशन। आपका डिसीजन कभी गलत नहीं होना चाहिए, कि आप गलत नहीं, रिग्रेट नहीं फील करना चाहिए। अगर मैं सही था तो मैं आज भी सही हूं, मुझे पता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बग लाइफ साइकिल नाउ। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो बहुत सारी चीजें हैं, डब्बे बने हुए हैं, तो आपको लग रहा है कि बग लाइफ साइकिल, जैसे लाइफ साइकिल यहाँ पे भी आएगा तो फेज होगा उसका। ह्यूमन लाइफ साइकिल, एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल तो फेज है, तो बग लाइफ साइकिल का भी तो फेज है। तो ये डब्बे जो है वो फेज नहीं है, दीज आर द प्रोसेस। लेकिन बग लाइफ साइकिल का फेज भी जैसे किसी भी लाइफ साइकिल का फेज सर 5 होता है, तो इसमें भी 5 ही होगा। द फर्स्ट इज न्यू, देन ओपन, फिक्स्ड, वेरीफाई, रीओपन। यही 5 इसका भी फेज होता है। बग लाइफ साइकिल का दीज आर द ओनली 5 फेज। फेज अलग अलग है। अब फेज और लाइफ साइकिल में देखो क्या आप बहुत सिंपल से समझो सर। आप चाइल्ड, एक इन्फेंट हो, फिर चाइल्ड हुए, फिर टीनेजर हुए, एडल्ट हुए, ओल्ड हुए। 5 फेज है। अब इन्फेंट से सीधे जंप करके आप चाइल्ड नहीं हो सकते ना सर। 1 साल, स्लोली। 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद आप चाइल्ड हो गए। इन 5 साल में मल्टीपल फेजेज आपने देखा। पहले आप क्रॉल करते थे, सिर्फ मदर्स मिल्क लेते थे,
फिर 1 साल के बाद आपने बाहर का फूड खाना शुरू किया। फिर 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद आपने चलना शुरू किया। सो दीज आर द फेजेस, राइट? एडल्ट हुए, भाई एडल्ट हुए, ठीक है, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। अब जॉब करने के बाद अचानक से 60 साल के नहीं हो जाएंगे ना। 19 या 21 ईयर इज एडल्ट एज अगर कंसीडर करें, और 60 इज द ओल्ड, तो 21 से 60 एक दिन में तो जंप नहीं कर सकते। एडल्ट में जॉब कर रहे थे, कुछ कांड कर दिए, घोटाला कर दिए, तो जेल में भी गए। गीता, रामायण, महाभारत पढ़े तो लाइफ थोड़ा ठीक हुआ। तो वो फेज था ना। सो उसी तरह ये सारे फेज हैं सर। असाइन, असाइन, वैलिड, डेफर्ड, ऑल द थिंग्स। अच्छा, इस वर्ड को ना, खासकर इस वर्ड को याद रखना। इस डायग्राम को तो अपने दिमाग में 10 बार ड्रॉ करना, अपने पेन पेपर पे 10 बार आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। ये हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसमें जो आपको मैं बता रहा हूं ना, बग लाइफ साइकिल में 5 से 6 क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में फिक्स्ड है। सो डेफर्ड वर्ड ध्यान रखना, डेफर्ड इज नथिंग, होल्ड और पोस्टपोन। लेकिन आपसे जब भी इंटरव्यूअर पूछे ना, आपको पहली बार में डेफर्ड नहीं बताना है। कब बताना है वो इंटरव्यू सेशन में मैं आपको बताऊंगा। उसका इंटरव्यू जब निकालना, देखो इंटरव्यू ना क्रैक करना इज एन आर्ट, नो साइंस। वो जब मैं बताऊंगा तब इस वर्ड को, अभी मैं बोल रहा हूं ना, अपने दिमाग में रखना, डेफर्ड। बस, डेफर्ड इज अ सिनोनिम्स ऑफ होल्ड और पोस्टपोन। डेफर्ड मतलब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि दिस इज अ रॉन्ग थिंग, बट आई विल फिक्स इट लेटर ऑन। सिंपल डेफर्ड मीनिंग। नाउ कमिंग टू दिस। अच्छा, बग आया, कहाँ पे आया? एसआईटी इन्वायरमेंट में, राइट? एसआईटी इन्वायरमेंट में मान लो कि आपने 200 बग आइडेंटिफाई किया था। पूरा एप्लीकेशन पूरा डेवलप हुआ, टेस्ट हुआ, सब कुछ, 200 बग आपने आइडेंटिफाई किया। आप कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी लो या फिर अजाइल मेथोडोलॉजी लो, किसी में भी 200 बग आपने आइडेंटिफाई किया और वो सब फिक्स करवा लिया आपने, डेवलपर को बोल के सब फिक्स हो गया ना। अब वो गया यूएटी में या क्लाइंट के पास। अगर एजाइल की बात करें तो ये आपने एसआईटी नहीं, डेव एनवायरनमेंट में ही निकाला। एजाइल की बात करें, 200 बग निकाले और फिक्स वगैरह करवाए। हालांकि एजाइल में 200 बग एक यूजर स्टोरी में नहीं आएगा, मैक्सिमम 10-20 आएंगे, लेकिन बग के काउंट को अगर हम कंसीडर करें तो एसआईटी इन्वायरमेंट ही होगा। ठीक है, अब 200 बग आए और आपने फिक्स करवाया, और था चलो ठीक है, एजाइल में भी ले, तो डेव इन्वायरमेंट में लेट्स से कि 10 बग आया, ठीक, या 20 बग आया। अब डेव इन्वायरमेंट में जब एजाइल की बात करें तो इसका मतलब क्या है सर? जैसे मैंने आपको एक अजाइल का भेजा था ना, स्क्रम का रिक्वायरमेंट, उसी रिक्वायरमेंट को टेस्ट किया आपने और उसमें आपको 20 बग मिला। दूसरा रिक्वायरमेंट भेजा था जो कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी का था, उसमें आपको 200 बग मिले। आप ऐसा समझो अभी, ठीक है ना? आपने सबको फिक्स करवाया, अब फिर चला गया एसआईटी से यूएटी में ये, और ये चला गया एसआईटी में। यहां पर यूएटी को, क्लाइंट को, या क्लाइंट का जो वेंडर है उसे लेट से कि 10 बग उसे मिल गए, और यहाँ पे 3 बग नहीं, आप 5 बग ले लो, 5 बग उसे मिल गए। दिस इज इन अजाइल एंड दिस इज इन कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी। Is my higher environment and which one is my lower environment?
कन्वेंशनल मेरा मेथड। कन्वेंशनल इज लोअर एनवायरनमेंट ये एनवायरनमेंट नहीं है सर, कन्वेंशनल मेथोलॉजी जहां डेवलप हो रहा है। मेथोलॉजी। एनवायरनमेंट एसआईटी और यूएटी होगा ना, SIT, डेव या yes sir. यस सर, यस सर। yes, SIT is my lower environment and UAT is my higher environment. हायर और यहाँ पे SIT is my higher environment and Dev is my lower environment, right? तो भाई लोअर एनवायरनमेंट में 200 बग मिले और यहाँ पे हायर में 10 बग में, मतलब इतने बग लीक कर गए ना मुझसे, छूट गए मतलब लीक कर गया, Hmm. लीक कर गया, राइट? Yes. सो कितने लीक किए मुझसे? बग आइडेंटिफाइड in higher environment divided by bug identified in lower environment। कितना हो गया सर अगर इस कन्वेंशनल की बात करें? टू हायर एनवायरनमेंट में 10 मिला, 24 कितना हो गया? 1/20. इंटू 5 हम लोग ऐसे ही करते हैं ना। Yes. 0.05। राइट। और अगर Yes. इसका करें तो ये हो जाएगा आपका 5/20। 0.25। ठीक। नाउ टेल मी, 0.1 बड़ा है या 0.05 बड़ा है? 0.1. हम्म, 0.1. पक्का ना? Yes. तो ये रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है। अगर ये 0.4 तक पहुंच रहा है, ये रेशियो अगर 0.4 तक पहुंच रहा है, तो फिर मेरा टेस्टिंग टीम क्या है? टीवी पे एक ऐड आता है ना, अंकल का टीवी डब्बा, तो मेरा टेस्टिंग टीम भी डब्बा है, वो काम ही नहीं कर रहा है, सब हरामखोर को भर्ती कर रखा है कि जितना बग निकाल रहा है उसका 40% तो छोड़ दे रहा है ठीक है। तो 0.3 तक परमिसिबल है, और जितना पॉइंट के बाद 0 के बाद आए वो ठीक है, वो बढ़िया है। मतलब जितना छोटा हो बग आएगा, ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट कर दिए तो बग नहीं आएगा, बग आएगा ही आएगा, लेकिन जितना कम से कम हो, दैट इज टेस्टर सेफ साइड है। एंड दिस इज कॉल्ड बग लीकेज। बग लीकेज, और कुछ लोग इसे डिफेक्ट लीकेज भी बोलते हैं। अब डिफेक्ट लीकेज कहाँ हो रहा है? डिफेक्ट कहाँ पे आता? बग लीकेज तो हो गया SIT और UAT ना। जब डिफेक्ट लीकेज की बात हो तो क्या होगा? डिफेक्ट कहाँ होता है? Effect UAT में. UAT, और नेक्स्ट एनवायरनमेंट क्या है? प्रोडक्शन। Yes. यस सर। UAT में मान लो कि 10 बग क्लाइंट ने आइडेंटिफाई किया, अब प्रोडक्शन पे 2 बग मिल गया, 0.02. तो 2/10 कितना हो गया? 0.2. 0.2। सो दिस इज कॉल्ड डिफेक्ट लीकेज। लेकिन लोग इसको भी डिफेक्ट लीकेज ही बोलते हैं, हालांकि वो गलत है, लेकिन बहती गंगा में हाथ धो, उसमें क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। बग लीकेज एंड डिफेक्ट लीकेज दोनों को निकालने का तरीका अलग अलग है। डिफेक्ट लीकेज ऑलवेज प्रोडक्शन
divided by UAT bug. Bug leakage SIT divided by UAT divided by SIT bug. अच्छा, अब एक चीज बोलते हैं, SIT में और UAT है और लाइव है या प्रोडक्शन है। यहाँ पे 200 बग मिले, यहाँ पे मिला हमें लेट से 20 बग और यहाँ पे मिला 5 बग या 15 बग। SIT में 200 मिले, यहाँ पे अगर मान लो कि 80 बग मिलता ना, तो आप आंसरेबल होते कि भैया तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी टेस्टिंग सही नहीं हो रही है। टेस्टिंग सही नहीं हो रही का मतलब क्या है, तुम्हारे टेस्ट केस सही नहीं है, तुम रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पा रहे हो, तुम हलाली कर रहे हो, तुम फोकट के ऑफिस आ रहे हो जा रहे हो, तुम्हारा अंगूठे का निशान लेने के लिए ऑफिस नहीं खोल रखे हैं, राइट। सो 80 बग्स आएगा तो आप आंसरेबल हो, लेकिन मान लो 20 बग आया तो थोड़े बहुत लेवल तक देख केयर करना, थोड़ा सा अपने इसको सिनारियो को चेक कर लो, दिस है दैट है। आपको कोई बहुत ज्यादा ये नहीं लेगा कि नहीं ये मेरी टेस्टिंग टीम काम नहीं करी, आपको कोई कंप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है सिस्टम में बग रहेगा, सबको पता है और बग छूटेगा टेस्टर से, लेकिन काउंट कम होना चाहिए। ठीक है, काउंट कम होना चाहिए, रेशियो कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी टेस्टिंग ऐसा है कि SIT में टेस्ट किया और UAT में 0 बग मिले, नॉट पॉसिबल, बग मिलेगा। लेकिन अब लाइव में मान लो कि 15 भूल जाओ, लेट्स से कि लाइव में 15 भूल जाते हैं और ये 25 आ गए, लाइव में 25 आ गए, अब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? या 25 से भी और भूल जाओ, लाइव में 50 आ गए जी, और बताओ। क्लाइंट यस भैया, हमने तुम्हें सामान बेच दिया, तुम ले लिए चेक करके, अब तुम देखो अपना माल कैसा बेच रहे हो, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है लाइव के लिए। ये सर्विस बेस्ड कंपनी में है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं है, याद रखना। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर UAT टीम है वहां पे तो ठीक है, आप सेफ हो, अदरवाइज सब आपके मत्थे खेल जाएगा। प्रोडक्ट बेस्ड मतलब सर जैसे कि फोन या टैबलेट से इस तरीके। सॉरी, प्रोडक्ट बेस्ड मतलब सर जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट बना रही है वो। हाँ जैसे पेटीएम है ना, यस। पेटीएम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, उसका अपना प्रोडक्ट है, उसी के लिए सब कुछ काम करता है ना। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब सर्विस बेस्ड कंपनी है, ये सब ठेकेदार हैं। ठीक है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। गुड। अदिति जी आपको क्लियर है? यस सर, ये क्लियर है। आपकी आवाज बहुत कम आती है, मतलब उधर साउथ में मना कर रखा है क्या जोर से बोलने के लिए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखो टेस्टर को ना, ग्यारह बज गया यार, मुझे टाइम का ध्यान नहीं रखा। चलो मैं अभी कुछ चीज और बतानी थे, अभी तो बग लीकेज बताया है, देन डिफेक्ट डेंसिटी बताना है मुझे, एंड देन वेरीफाई, वो मैं बताऊंगा।
सो जस्ट सेकेंड, मैं एंड करता हूँ, आप लोग को भी सोना होगा।